नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा होगी। देश में कोविड-19 से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26.5% से अधिक हुई। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और छात्र अपने गृहनगर पहुंचने लगे। सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर। और देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई तक स्थगित। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए आज एक बैठक की। बैठक में कृषि विपणन में सुधार, अतिरिक्त उपज के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उपायों और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद आधारित बोर्ड और परिषद गठित करने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान मौजूदा बाजार प्रणाली में उचित सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा किफायती ब्याज दरों पर ऋणों की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान और राज्य के भीतर और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर भी बल दिया। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई-नैम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की संभावनाएं भी तलाशी गईं। बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश पर भी चर्चा की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में कहा कि राहत पैकेज की सिफारिश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को लोगों का जीवन और आजीविका सुनिश्चित करते हुए कोरोना महामारी के संकट से उबरने के प्रयास करने चाहिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय उद्योगों के लिए ये शानदार मौका है और वे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। देश में कोविड-19 महामारी से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26.5% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1061 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,950 हो गई है। देश में अभी तक 37,336 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कदम उठा रही है। इसके लिए नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है। सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन की अवधि देश भर में 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में प्रतिबंधों में छूट में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे। कल तक जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मरीज नहीं था या जिन जिलों में संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई थी, वे ग्रीन जोन में समझे जाएंगे। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या, संक्रमित व्यक्तियों के दोगुना होने की दर, परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड जोन अथवा हॉट स्पॉट्स की पहचान की जाएगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं, फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। दिल्ली सरकार ने आज घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि रेड जोन वो इलाका होगा जहां कोविड-19 के 10 से अधिक मरीज होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित किए गए राहत उपाय रेड जोन में रह रहे लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में अब तक कुल 3,738 मरीज सामने आए हैं, 1,167 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 61 लोगों की मौत हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के निर्णय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। गृहमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि कोरोना योद्धा कोविड-19 के प्रकोप से राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के इस निर्णय से चिकित्सकों, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा और मीडिया कर्मियों में विश्वास बढ़ेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कल कहा कि कोरोना योद्धाओं के साथ सेना की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रविवार को सशस्त्र सेनाएं कई गतिविधियां शुरू करेंगी। जनरल रावत ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेंगे। सेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर उन अस्पतालों पर फूलों की वर्षा करेंगे जिनमें कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पुलिसकर्मियों के असाधारण और साहसिक कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रविवार को पुलिस स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। भारतीय तटरक्षक बल कल कोविड-19 योद्धाओं को आभार व्यक्त करने में सक्रियता से भाग लेगा। यह पोतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाएगा और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करेगा। कोविड-19 के योद्धाओं के प्रयासों की सराहना करने के लिए देश की पूरी तटरेखा पर 25 स्थानों पर पोतों पर रोशनी की जाएगी। इन स्थानों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूर दराज के द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर मुंबई, गोवा और चेन्नई समेत 5 स्थानों पर कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। इस अभियान में कोस्ट गार्ड के 40 पोत और लगभग 10 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है। इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से 500 रुपए की 3 किस्तें दी जानी हैं। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने लाभार्थियों के लिए बैंक जाने की तारीखवार योजना घोषित की है। मई महीने की दूसरी किश्त के लिए केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि सोमवार से महिला जनधन खाता धारकों द्वारा बैंकों से निकाले जा सकेंगे। धनराशि की निकासी के समय 2 गज की दूरी का ध्यान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों को अलग अलग दिन बैंक जाने की हिदायत दी है। जिन लाभार्थी खाता धारकों का खाता नंबर 0 और 1 अंक के साथ समाप्त होता है, उन्हें सोमवार यानी 4 मई को बैंक जाकर निकासी की सलाह
दी गई है। इसी क्रम में 2 और 3 के साथ समाप्त होने वाले खातों से निकासी 5 मई यानी मंगलवार को, 4 और 5 अंक से समाप्त होने वाले खातों के लिए बुधवार 6 मई को बैंक जाने की हिदायत दी गई है। शुक्रवार 8 मई को 6 और 7 तथा 8 और 9 अंक के साथ समाप्त होने वाले खातों से निकासी के लिए अगले सप्ताह 11 मई को जाने की सलाह दी गई है। खाता धारक 11 मई के बाद कभी भी जाकर निकासी कर सकते हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया है, उसे भारतीय आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और जियो और जीने दो की भावना प्रदर्शित करते हुए 100 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चुनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा। श्री कोविंद ने भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों से आग्रह किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करें। उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या को देखते हुए भारत में कोरोना संकट अधिक गहरा सकता था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वास व्यक्त किया है कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी और विभिन्न उपायों को लागू करेंगी। मालगाड़ी और पार्सल सेवाएं शुरू करने के लिए रेलवे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं की आवाजाही से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों के तनाव में होने और खासकर बागवानी करने वालों को पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने की खबरें आ रही थीं। श्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रेल सेवा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि किसानों को कोई घाटा न हो। सरकार ने आज 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये रुचिपूर्ण हैं, जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिए सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर शीघ्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि शैक्षिक कैलेंडर में पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में सप्ताहवार रुचिपरक और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों की सीखने के स्तर को मापना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शैक्षिक कैलेंडर में कला, शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और योग को भी शामिल किया गया है। देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के उपायों के तहत ये निर्णय लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जानकारी विदेशी और घरेलू एयरलाइन कंपनियों को दी जाएगी। ये प्रतिबंध विशेष उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर फिर से एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। देश में कोविड-19 से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26.5% से अधिक हुई। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों और छात्रों का अपने गृहनगर पहुंचना शुरू। सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर। और देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई तक स्थगित। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और छात्र अपने अपने गृह नगरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लेकर आ रही पहली विशेष रेलगाड़ी महाराष्ट्र में नासिक से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है, जो कल लखनऊ पहुंचेगी। राज्य सरकार गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भी ऐसी रेलगाड़ी चलाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस विशेष रेलगाड़ी के जरिए लगभग 845 प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जो झांसी और कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। चिकित्सकीय जांच के बाद इन मजदूरों को उनके घरों तक भेज दिया जाएगा, जहां वो क्वारंटीन में रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि फल और सब्जियों की मंडियों को देर रात तक खोला जाए और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बिना किसी बाधा के हो सके। लखनऊ मंडी के सभापति और अपर जिलाधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने आकाशवाणी को बताया, लखनऊ मंडी पर 7 जनपद लखनऊ को मिलाकर कुल 8 जनपदों की 3 करोड़ 40 लाख जनसंख्या आश्रित है और इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करते हुए उत्तर भारत की यह सबसे बड़ी मंडी है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हालांकि हम बड़ी मंडियों से कई गुना कम है। इसके बाद भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम को मेंटेन रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और उनका मूल्य दोनों नियंत्रित रखने की एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने कुल 35 टीम का गठन किया, जो क्षेत्र में जाकर लगातार भ्रमणशील रहकर प्राइस कंट्रोल और भंडारण की समस्या न होने पाए, कालाबाजारी न होने पाए और चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में जयपुर में फंसे यात्रियों को लेकर आ रही एक विशेष ट्रेन आज तीसरे पहर पटना के दानापुर स्टेशन पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इन श्रमिकों का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विशेष रेलगाड़ी से राजस्थान के नागौर जिले के 1174 श्रमिक बिहार लौटे हैं। दानापुर स्टेशन पहुंचने पर सभी प्रवासी कामगारों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद बसों के जरिए उन्हें गृह जिला भेज दिया गया। सभी जिलों के लिए अलग अलग बसों की व्यवस्था की गई थी। बसों में यात्रियों के बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद कामगारों को संबंधित प्रखंडों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी कामगारों को प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इन केंद्रों में रहने वाले सभी कामगारों की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। तेलंगाना से करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली श्रमिक रेलगाड़ी कल देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इन सभी का फूलों से स्वागत किया गया और उन्हें मास्क, पैक किया हुआ खाना और पानी दिया गया। स्टेशन पर उतरने के साथ ही सभी की थर्मल स्क्रीनिंग और पंजीकरण भी किया गया। राजस्थान के कोटा से 1490 छात्रों को लेकर आज एक विशेष रेलगाड़ी रांची पहुंची। झारखंड के ये छात्र कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे थे। रांची जिला प्रशासन ने छात्रों को राज्य के 14 जिलों में उनके घरों तक भेजने के लिए हटिया रेलवे स्टेशन पर 70 बसें तैयार कर रखी थीं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर फंसे हुए लोगों की मदद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल covid19 epass.hp.gov.in शुरू किया है। राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों की घर वापसी की प्रक्रिया की निगरानी के लिए 2 वरिष्ठ नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते राज्य के अंदर और बाहर फंसे लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार ने फंसे हुए लोगों के पंजीकरण के लिए covid19 epass.hp.gov.in लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के तहत एकत्रित और संकलित डेटा का उपयोग फंसे हुए लोगों की आवाजाही की व्यापक योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा। यह पोर्टल हिमाचल प्रदेश के उन लोगों को पंजीकृत करेगा जिनके पास किसी भी प्रकार की आवाजाही की व्यवस्था नहीं है और वे अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, और इसी तरह विभिन्न राज्यों के लोग जो कर्फ्यू के चलते हिमाचल के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के लोगों की आवाजाही के लिए दी गई अनुमति के बाद राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सुचारू रूप से आवाजाही के लिए 2 उच्च स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राजस्थान में आज कोविड-19 के 54 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2720 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी अब अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं। एक विशेष ट्रेन कोटा से विद्यार्थियों को लेकर कुछ देर बाद धनबाद के लिए रवाना होगी। कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे प्रवासी विद्यार्थियों को आज उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। यहां से दिल्ली के लिए भी करीब 800 विद्यार्थियों को बसों से भेजा गया है। इस कार्य में प्रशासन के साथ विभिन्न कोचिंग संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ बिहार के अभी 12,000 बच्चे हैं, उनके लिए भी कल से विशेष रेल सेवाएं संचालित किए जाने की संभावना है। उधर नागौर से 1000 से ज्यादा श्रमिकों को बसों द्वारा आज उत्तर प्रदेश भेजा गया है। इस बीच राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 10,000 जांच प्रतिदिन करने की सुविधा विकसित हो गई है। जल्द ही प्रदेश के हर जिले में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर ने राज्य में फंसे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों और छात्रों की उनकी घर वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेल्पलाइन की सुविधा शुरू की है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे जम्मू कश्मीर निवासियों की वापसी के संदर्भ में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सुविधा के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण के लिए प्रवासी श्रमिक श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कश्मीर संभाग में लौटने के लिए श्रमिक 9797172356 पर जमीर को और 8899646373 पर शौकत शफी को संपर्क कर सकते हैं। जम्मू संभाग में लौटने के लिए प्रवासी श्रमिक संजीव कुमार भट्ट को 9419424281 और शिविका शर्मा को 7889663055 पर संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। करगिल और लेह में लॉकडाउन के कारण फंसे यात्रियों को आज जम्मू के रास्ते निकालने का काम शुरू हो गया। 150 यात्री करगिल से और इतनी ही संख्या में यात्री लेह से विशेष बसों द्वारा रवाना हुए। करगिल के उपायुक्त ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम में बदलाव को देखते हुए जम्मू में फंसे यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर निकालने का काम किया जा रहा है। असम सरकार ने राज्य में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों से लगी अपनी सीमाओं को कल से खोलने का फैसला किया है। वापस लौटने वाले लोगों की अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम सरकार ने राज्य के बाहर फंसे लोगों की वापसी की सुविधा के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 7428159966। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि नागरिकों को 48 घंटे के भीतर अपने मोबाइल पर एक लिंक मिलेगा। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि जो लोग निजी वाहनों का उपयोग करके असम लौटने के लिए इच्छुक है उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि असम के बाहर लगभग 20 लाख लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि असम केयर्स की पहल के तहत 2,55,000 लोगों को अब तक 2,000 रुपये की राशि दिए गए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फंसे अपने राज्य के श्रमिकों की घर वापसी के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से बातचीत की है। श्री पटनायक ने दोनों मुख्यमंत्रियों से इन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 6 दिन से कोविड-19 का कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 33 संक्रमित व्यक्तियों में से 17 उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। एक रिपोर्ट। स्थानीय लोगों को विभिन्न स्तरों पर राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन एक के बाद एक फैसले ले रहा है। लॉकडाउन में कमर्शियल फिशिंग के लिए मछुआरों को विशेष परमिट जारी किए गए और अब इन मछुआरों के 31 मार्च तक समाप्त हो चुके लाइसेंसों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों के लाइसेंसों की वैधता को भी 30 जून तक बढ़ाया गया है। मध्योत्तर अंडमान और निकोबार सहित दक्षिण अंडमान जिले के स्वराज, शहीद, रटलैंड और लिटिल अंडमान में कृषि
कृषि व मत्स्य गतिविधियों के अलावा मनरेगा के कार्य शुरू हो चुके हैं। द्वीपों और मुख्य भूमि में फंसे लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए भी पहल की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। सरकार ने सोशल मीडिया पर आए उस दावे को आज खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को 50,000 रुपए का एक राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। लोगों को व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क जमा कराने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाली साइटों से सावधान रहने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। देश भर में लोगों तक आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 422 उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं। इनके जरिए अब तक 790 टन सामान भेजा जा चुका है। इसमें एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ निजी एयरलाइन कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनमें से 244 लाइफलाइन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और अलायंस एयर ने किया है। इसके जरिए देश के दूर दराज इलाकों तक आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई जा रही है। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा कल सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने महान लेखक रस्किन बॉन्ड की कुछ प्रसिद्ध कहानियां प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी की सराहना की है। एक ट्वीट में मंत्री ने आशा प्रकट की कि रेडियो पर उनकी कहानियां सभी पुस्तक प्रेमियों को रुचिकर लगी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों को बिना किसी चिकित्सक की सलाह के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुश्री जैसिंता गुंजियाल ने इस संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नीति आयोग के सदस्य और आपात चिकित्सा प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय नौसेना के अस्पताल INHS पतंजलि ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले को कोविड-19 मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अस्पताल ने मरीजों का उपचार करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। अंतिम रोगी को उपचार के बाद पूरी तरह ठीक होने पर कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। INHS पतंजलि ने 24 मार्च से इसमें भर्ती किए गए कोविड-19 के सभी 9 रोगियों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की और इन्हें शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता पहुंचाई। देश में कोविड-19 महामारी का पहला मामला सामने आने के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सभी प्रयोगशालाएं प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के लिए तैयार रहें। इन प्रयोगशालाओं ने ऐसी तकनीक तैयार की है जो कोविड-19 महामारी से निपटने में सरकार की मदद कर रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। किसानों के हित के लिए तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। देश में कोविड-19 से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26.5% से अधिक हुई। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों और छात्रों का अपने गृह नगर पहुंचना शुरू। सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। पढ़ाई के लिए तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर। और देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं 17 मई तक स्थगित। इसके साथ ही कोविड-19 पर यह विशेष समाचार कार्यक्रम समापन हुआ। नमस्कार।